अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो कैसे हैं? अब यकीनन ठीक होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ पारस वाइल्ड फ्लावर मैन सीज़न 2 की एपिसोड 91। तो बहुत ही हसीन और प्यारी एपिसोड है। रेगुलर नॉवेल आएगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा हुआ तो अच्छा सा रिस्पांस दीजिएगा, मुझे मायूस मत कीजिएगा, क्योंकि जिस दिन मैं मायूस होगी उस दिन मैं रूह अदा स्टार्ट कर दूँगी। अभी से ही सोच लें। फिर अगर आपको पारस चाहिए तो आपको जागना पड़ेगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलती हूँ एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। एक नई भीगी ठंडी और अबर आलूद सुबह नतालिया की खूबसूरत सरजमीन पर वारिद हो चुकी थी। रात किसी वक्त मौसम बिगड़ा तो अब तक समा बारिश से भीगा और हसीन हो रहा था। हातिब और इब्राहिम का स्मगलिंग गैंग को पकड़वाने का मिशन था, तो हातिब और इब्राहिम पहले साथ जिम निकले थे। वहां से नतालिया के कमिश्नर और रेंजर्स टीम के हेड से तमाम मामला डिस्कस किए गए थे, जो सभी एक्टिव थे। और इस नतालिया के बड़े शहर के साथ तुर्की के कई शहरों में नासूर की तरह फैलते इस कैंसर को तल्फ करने के लिए पुरजोश और तैयार हो चुके थे। गेवन की तबाही आज यकीनन सुनहरे हरूफ में लिखी जाने वाली थी। वो लोग 6 तक वापस मुगदाम पैलेस लौटे तो अपने अपने कमरे की तरफ बढ़े, ताकि फ्रेश होकर चेंज करें और अपनी हसीनाओं को आज के पूरे दिन की गैर मौजूदगी की खबर देकर अपने मिशन पर रवाना हों। सुहाना तो उठ चुकी थी और शावर की आवाज़ बता रही थी कि वो फ्रेश हो रही है, जिस पर इब्राहिम ने उसकी छोड़ी जगह संभालते मैट्रेस पर बैठते ही लिहाफ ओढ़ा। तो दिमाग सुहाना के सवालात के कबल अज़ वक्त जवाब बनाने लगा, क्योंकि सुहाना इससे रात के बारे कुछ ना पूछती ऐसा मुमकिन न था। जबकि हातिब फ्रेश होकर निकला तो सुनहरी आंखें इस महमली वजूद से जा उलझी, जो नींद लेती मज़े से सुकून में मुब्तला थी। हातिब ने अपने भीगे बालों में भारी हाथ की उंगलियां गुजारते कदम अमायमा तलक जाकर रोके और घुटना के मैट्रेस पर टिकाए झुककर हाथ अमायमा की गर्म मुलायम गर्दन पर फेरते एक सरूर भरी मुस्कुराहट ली। उसके छूने की कुव्वत पर मंदी मंदी आंखें खोलते मुस्कुराई, तो हातिब की मुस्कुराहट कुछ होंठों के किनारों पर सिमटी और उसके पास ही बैठा तो उठते ही हातिब के सीने से लिपट गई। हातिब की संजीदगी फिक्र में बदलते लम्हा लगा। तुम ठीक हो? जागते ही ऐसे दिल से लग जाती हो तो डर जाता हूँ। हातिब उसकी पुश्त पर हाथ फेरे उसकी किसी छुपाई तकलीफ को तलाशने लगा, तो वो जरा सा फासला बनाए पीछे हटी। उसकी हुमार भरी भूरी आंखें रश के गलबे से लबरेज थीं। जागते ही आपका चेहरा नजर आए तो होश उड़ जाते हैं, जिन्हें संभालने की खातिर मुझे आपके दिल से लगना पड़ता है, वरना आपको मुश्किल में डाल दूंगी ना। अपनी सोई जागी कैफियत में अपने शदीद चाहने के राज खोलती वो हातिब की सुबह हसीन कर गई। मुश्किल मुश्किल में मत डालना भी, नींद कैसी आई तुम्हें? अव्वल जुमला हातिब ने उसका माथा चूमते कहा और दूसरा कहते ही उसे गर्म बिस्तर से उठाकर निकालता अपने ऊपर हावी करके बिठाए, खुद भी पीछे खड़े तकियों से टेक लगाए। नीम दराज हुआ तभी उमायमा दर्द पर कराही। क्या हुआ? हातिब ने इसे नरमी से गोद में बिठाया, मगर उमायमा ने दर्द पर अपने पेट पर हाथ रखा, जो हातिब की जान निकालने को काफ़ी था। हातिब, दर्द हुआ है जोर का। उमायमा उसके सीने लगी तो रो पड़ी, जिसका मतलब था दर्द शदीद है। मेरी जान, यहाँ आओ, सोना मत, इधर बैठो और बताओ कहाँ दर्द हुआ। वो इसे नरमी से ही उठे वापस मैट्रेस पर बिठाए फिक्र से उसके कदमों में बैठा, जो अब तक पेट पर हाथ रखे कराह रही थी। मैं वॉशरूम हो कर आऊं? अमायमा ने मुश्किल से सांस खींची तो हातिब उसके पैरों से उठा और हाथ पकड़कर इसे खड़ा होने में मदद दी। मैं आऊं? हातिब ने उसके लड़खड़ाने पर संभालने के साथ उसका पीला पड़ता चेहरा देखते पूछा, तो वो नफी में सर हिला गई। ओके, जाओ और बताओ मुझे आकर कहाँ दर्द है, हम हॉस्पिटल चलते हैं। वो उसकी ताकीद पर सर हिलाती वहां से गई। हातिब ने तब तक शर्ट निकाल कर पहनी और शूज़ पहने, अपना क्रेडिट कार्ड, गन और फ़ोन संभाला, और तभी हमायमा को रूम में आता और रोता देखे वो जल्दी से उसकी तरफ लपका। हमायमा, क्यों रो रही हो? सब ठीक है? वो उसको बाहों के घेरे में लेता उसके आंसुओं से सख्त खौफजदा हुआ। ब्लीडिंग हो रही है हातिब, मैं उसे नहीं खोना चाहती। हातिब, मैं मर जाऊंगी। वो हिचकियों की जद में कपकपाती सिसकी, तो हातिब ने इसे पकड़े अपने गले लगाया। तुम्हें कुछ मजीद नहीं खोना पड़ेगा मेरे सुकून, हॉस्पिटल चल रहे हैं, मैं उठा लूँ तुम्हें या चल लोगी बाहर तक? हातिब ने उसके रोने को सीने लगाए रोका, पर वो चल सकती थी तभी उसके हाथ को डर कर थाम गई। चल लूंगी, पर मेरे पास रहिएगा। वो रुहासी हुई हातिब ने उसका सर चूमा और पूरा रास्ता अपने होने की तसल्ली दी थी। इब्राहिम को उसने मैसेज कर दिया था कि आधे घंटे तक वो मिलता है। हॉस्पिटल पहुंचे तो उमायमा की डॉक्टर इस वक्त मौजूद मिली, तो देर से बचाव हुआ था। ब्लीडिंग की वजह से डॉक्टर को उमायमा का अल्ट्रासाउंड करना पड़ा, और इस बीच उमायमा ने पास ही खड़े हातिब का हाथ जकड़ रखा था और वो रो रही थी, मगर तब सांस रोक गई जब डॉक्टर ने इन दोनों को उनके बच्चे की हार्ट बीट सुनाई।
आपका बेबी बिल्कुल ठीक है। गोया ये खबर इन दोनों के लिए जिंदगी जैसी थी। तो फिर ब्लीडिंग क्यों हो रही है इसे? हातिम ने मायमा की मुस्कुराहट मिलते ही उसका हाथ चूमा और डॉक्टर की तरफ परेशान और फिक्रमंद हुए दिखने लगा। इनका यूट्रस बड़ा हो रहा है तो ब्लीडिंग होना नॉर्मल है, बस इनको बेड रेस्ट करना होगा और हर स्ट्रेस से दूर रहना है। बाकी बेबी बहुत हेल्दी है आप दो का। बेबी का जेंडर जानना चाहेंगे आप दोनों? अव्वल तसलियां इन दो के लिए बहुत बड़ी ढारस थी, और जब डॉक्टर ने आखिरी मुस्कुराता सवाल किया तो हातिम ने बेकरारी से बेड पर लेती मायमा को देखा, जो खुद भी बेचैनी में मुब्तला नजर आई। मुझे पता है बेटी है, मैं ठीक कह रहा हूँ ना डॉक्टर? हातिम ने डॉक्टर की तरफ देखते जिस यकीन से कहा। डॉक्टर तो खैरत ज़्यादा मुस्कुराई और मायमा तो दम साधे हुए थी। मैंने किसी फादर को इतना पुरयकीन पहली बार देखा है। अब दोनों सच में एक बेटी के पेरेंट्स बनने वाले हैं। दुआ है ये सब खैर ऑफिस से हो। कुछ सप्लीमेंट्स बदल रही हूँ, इसकी प्रिस्क्रिप्शन आप मेरे ऑफिस से ले लें। स्टेबलाइज्ड, वो अपने पेशा वाराना अंदाज में कहकर जा चुकी थी, मगर हातिब तो मायमा की मुस्कुराती आंखों को देखकर ही थम गया, जो खुशी से भरी थी। उसके पास बैठा और उसके ऊपर हुई शर्ट से दिखाई देते पेट पर अपना हाथ फेरा और झुककर मायमा का माथा पूरी शिद्दत से चूमा, जो खुद भी खुशी से भरी जज्बाती हुए जा रही थी। तुमने तो मेरी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं छोड़ी है मायमा। बेटी की बहुत ख्वाहिश थी मुझे, और सबसे बढ़कर ये कि मेरी बेटी की माँ तुम हो। मेरा सब कुछ तुम हो मेरी जान। मैंने दुनिया में तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। तुम्हें पता है तुम माँ बनती मायमा बनकर कितनी प्यारी लगती हो। उफ, नजर ना लगे मेरी इस कायनात को। उसके गीले गाल रगबत से चूमता उसके होंठों पर रुका, पर मायमा की हालत के पेश नजर दम घोटने की कोशिश ना करते, बस लाड लुटाते वो उसके बिखरे बालों को समेटे बोला। अमायमा ने खुशी से मुस्कुराते सर हिलाया और हथेली हातिब के गाल से जोड़ी। मैं आपको बेटी देने पर खुश हूँ। आपकी ख्वाहिशें मेरे वजूद या मेरी मौजूदगी से पूरी हों तो मुझे मेरे दर्द भुला देती हैं। सुबह सुबह आपको परेशान किया ना, सॉरी। पर वो हंसी हुई तो हातिब ने उसके पेट पर हाथ फेरते फेरते वापस इस पर उठे, इस बार उसके पेट पर झुकते होंठों को रखा। अमायमा के पूरे वजूद में करंट दौड़ा था। उसके बेली बटन को होंठों से छूते वापस उसके चेहरे तक हुए झुका तो मायमा के चेहरे पर छलकी सुर्खियां सुबह में अमृत घोल गई। तुम मुझे दिन या रात के किसी लम्हे भी परेशान कर सकती हो। तुमसे फिजिकली दूर रहना आजकल मेरे लिए ऐसी परेशानी है जो इन छोटे छोटे सदमों से कहीं बड़ी है। अब चलें वापस, या यहीं मुझे बहकाने का इरादा है? हॉस्पिटल वाले अमीर खातिब पर ऐसे टाइम तुम्हारे लिए बहकने पर केस कर देंगे। मुझे तुम चाहिए हो, हम बेटी की न्यूज़ सेलिब्रेट करते हैं, फिर मैं किसी दुनिया के काम लायक हो सकूंगा। हातिब ने उसकी शर्ट ठीक करते उसको कमर से दबोचते लेटे से बिठाया तो मायमा का चेहरा मजीद गुलालों में डूबा। जब वो हातिब की बहकी निगाहों के आगे कांपी थी। आपका अहम काम था, आज भूल रहे हैं? उसके सहारे उठी तो हातिब ने उसके खूबसूरत पैरों में उसकी फ्लैट नरम चप्पल पहनाई और वापस उठे मैटिस के दाएं बाएं हाथ रखे मायमा पर झुका। सब भूल गया हूँ। अपना नाम तक याद अपना नाम तक याद दिलाओ मुझे, ताकि मैं दुनिया के काम कर सकूं। आ जाओ। हातिम ने उसको बाजुओं में वैसे ही भरते उठाकर अपने सीने लगाया तो वो कान की लो तक सुर्ख होती हातिब के मजबूत सीने में छुपी, और ये हातिब को सुबह सुबह शर्रंगेज मुस्कुराने पर उकसा चुका था। सुहाना नहाकर बाल ड्राई किए, जीन्स और ब्लैक टॉप शर्ट पहने निकली तो इब्राहिम जो करवट बदले लेटा किसी गहरे ख्याल में डूबा था, जल्दी से उठ बैठा। सुहाना ने उसकी तरफ सरसरी देखे ड्रेसिंग टेबल का रुख किया तो वो उसकी खामोशी से पलटने पर इब्राहिम जल्दी से लिहाफ को खुद पर से हटाए उठा और शर्ट की सलवटें झाड़ता कब में जा रुका। सुहाना के पेट की गिर्द बाजू बांधते इसने सुहाना की गर्दन को पूरी शिद्दत से चूमा तो सुहाना ने बड़े कर्ब से सांस भरी, और इससे पहले इब्राहिम इसे अपनी सिम पलटाए उसका चेहरा हाथों में भरे उसके होंठों पर झुकता सुहाना ने इसे पूरी कुव्वत से धकेल कर खुद से दूर किया। इब्राहिम उसके ऐसे धक्के पर संभल तो गया, पर दिल थमना फितरी था। तुमने रात बेहोश क्यों किया मुझे? बेहोश करके किसके पास गए थे? बोलो, तुम तो मेरे खुद से पहले सोने को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, फिर रात ऐसा क्यों किया? सुहाना सब गुस्से से चीखी थी, जबकि इब्राहिम ने सारे जवाब जो सोचे थे सुहाना के खुद से दूर धकेलने पर ही दिमाग से महव हो गए। आज तो तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया, आइंदा अगर तुमने मुझे झटका तो मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। सब बर्दाश्त है पर ये नहीं सुहाना। और जिस शिद्दत से पीछे हुआ है इसी से लपक कर इसने सुहाना का बाजू दबोच कर अपनी तरफ खींचा। सुहाना की सुर्ख होती आंखों के किनारे देखकर इब्राहिम के दिल को धक्का लगा। फिर इन अपनी अपनी आंखों में लहराते अजनबियत और सफाकियत के साए इब्राहिम अफंदी का दम घोटने लगे। उठते ही सुहाना इस पार्सल
और इसमें मौजूद क़यामत को देखकर इस पर जी भरकर रो चुकी थी। मैं तो बॉयफ्रेंड बनाने का भी सोच चुकी हूँ, बर्दाश्त तुम्हारी मर जाए यही बेहतर है। सुहाना ने उसकी गिरफ्त झटकी पर यह मुमकिन न था। क्या बकवास कर रही हो? वो गिरफ्त इतनी सख्त कर गया कि अनजाने में उसकी उंगलियां सुहाना के जिस्म में घुसने लगी कि दर्द पर वो रोई आंखें फिर छलक गई और इब्राहिम का सीना तारीख घड़ा बन गया। डोंट टच मी अगेन। वो इसे वहशी बनी पूरी कुवत से उससे परे धकेल गई। वही दोबारा किया जिससे इब्राहिम ने मना किया। वो इस वक्त पागल हो रही थी। सुहाना, मुझे खुद से दूर मत करो ऐसे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हो गया है मेरी जान? वो इस बार मौके की संगीनी पर जरा नरम पड़ा, पर वो उसके पास आने पर यूं पीछे हटी जैसे वो छूत हो। मैंने उससे कहीं ज्यादा यकीन किया था तुम पर। मेरी मोहब्बत, मेरी वफा और ईमानदारी का तुमने ये सिला दिया, बल्कि अपनी अयाशी की दास्तान बेवफाई बनाकर मेरे मुंह पर मारी। इब्राहिम आफंदी, तुम कैसे बख्शे जाओगे? आंसुओं से भरी सुहाना की आंखें कम दर्दनाक थीं, पर उसके लफ्ज इब्राहिम का सीना कुंचरी से काट गए थे। बख्शिश की उम्मीद उसे हो जो गुनाहगार हो। मैं तो तुम्हारा वो असीर हूँ जो मरने के बाद भी तुमसे आज़ादी नहीं चाहता। मेरी वफा की दुनिया गवाह है। एक तुम ही हो जो वाहमों में पड़ी हो। तुम्हें ही मेरे इश्क, मेरी सच्चाई और ईमानदारी पर शुबा है। कहा था कभी ऐसा शक मत करना। माफ़ी तलाफी का तो पता नहीं, मैं जुड़ नहीं पाऊंगा। तो यहाँ आओ, मेरे सीने लगो और हौसला करो। उसके पागलपन में इजाफे का ख्वाहिशमंद नहीं था। तभी सुहाना को बाजुओं में भरे उसको जबरदस्ती खुद में समेटने की कोशिश की। इस दिल से लगूं जो कल तक मेरे खोने के हर्षे पर बंद होने के दहाने पर था और मुझसे बेवफाई करने के बाद भी अब शान से धड़क रहा है। वो मज़ाहमत ना कर सकी, पर उसके अल्फाज की ताबनाकी पर इब्राहिम को लगा उसकी जुबान कड़वी हो गई है। बेवफाई? कैसी बेवफाई? वो बेयकीनी से बड़बड़ाया। बाहर फिर से बरसती बारिश तेज होती खिड़कियों के कवाड़ ठोकने लगी थी। सुहाना ने तीसरी बार फिर इब्राहिम को खुद से दूर किया और पलट कर वो टेबल की तरफ बढ़ी और वहां रखी हुई उल्टी तस्वीरें उठाए इसने इब्राहिम के पैरों में फेंकी थी। चंद एक पलट कर सीधी हुई और तभी इब्राहिम ने झुककर एक फोटो उठाया जिसमें वो तुलसी के साथ था। इब्राहिम ने तुलसी को इस तरह होल्ड तो किया भी नहीं था जैसे इन तस्वीरों में था, और जब इब्राहिम ने दूसरी तस्वीर उठाई तो इसे इफेक्ट और फोटोशॉप से फ्रेंच किस में बदला गया था और दोनों के जिस्म से कपड़े काफ़ी रिमूव कर दिए गए थे, क्योंकि तुलसी तो थी ही बिकनी के ऊपर एक मुकम्मल मलमल के गाउन के साथ, पर इब्राहिम को भी शर्टलेस कर दिया गया था। लम्हे में इब्राहिम के चेहरे की रंगत सफ़ेद पड़ी। कैसा लगा फिर इस लड़की की बाहों में? सोए भी हो या बस चिपका चिपकी तक ही है मामला? अगर सोए हो तो याद रखना मुझ पर हराम कर लिया है तुमने अपना आप। इब्राहिम, यू किस हर इस होलिये में? वो आंखों में आंसू भरे इब्राहिम से सवाल कर रही थी जो तस्वीर थामे सकते में मुब्तला खड़ा था। चेक दिस। मेरी बैक इतनी क्लियर नहीं है सुहाना, मेरा कलर इतना ज़्यादा फेयर कैसे हो सकता है? दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारा? तुम तो मेरे पूरे जिस्म से वाकिफ़ हो। मैं शर्टलेस नहीं था ना, ये किस रियल है, यकीन करो मेरा। इब्राहिम कुछ होश में लौटा, क्योंकि पिक्चर इतनी रियल थी कि खुद इब्राहिम का दिमाग माफ था। वो टूटी फूटी कोशिश लिए समझाने लगा, पर सुहाना ने इससे पिक्चर्स लिए कर खींचे, वापस ज़मीन पर दे मारी। ये लड़की रियल है, तुम्हारा इसके पास खड़े होना और उसको बाजुओं में लेना रियल है? टेल मी। वो आंखों में गुस्सा भरे नज़दीक होती बस सब बेबसी से चिल्लाई। हाँ, बस इतना रियल है। ये काम का मामला था, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पहले इन तस्वीरों को बनाने वाले को। वो इब्राहिम की बात मुकम्मल ना होने दे सकी और उसको गिरेबान से दबोचा। तुमने इसे छुआ? तुमने इसे कैसे छुआ? काम गया भाड़ में। तुम्हारे हाथ ने उसकी कमर को छुआ कैसे? तुमने मेरे अलावा किसी को देखा ही क्यों? ये सब तस्वीर वाला सच नहीं होगा, मान लेती हूँ, तुम्हें जानती हूँ, पर यू हर्ट मी। मैं तस्वीरों को देखकर मरा फील कर रही हूँ। सच बताओ, मैं बच्चा नहीं दे सकी बाकियों की तरह, तुम्हें तो दिल उगता गया मुझसे। मैं पसंद नहीं रही। फारिस वाली गलती की सज़ा तुम मुझे अब कैसे दे रहे हो? कहते हैं मर्द खुद जितनी गलतियां कर ले, औरत की ज़रा सी खता भी कभी नहीं भूलता। तुम मुझे छोड़ देते अगर उकता गए थे। तुमने मेरी जान क्यों ली? हाँ, मैं तुम्हारे इन होंठों को दोबारा छू नहीं सकूंगी, इतना तो तय है। ये तस्वीर मेरी आंखों में किसी नुकीले कान सी गड़ी है। वो रोती तड़पती इब्राहिम को बहुत तकलीफ से गुजार रही थी, खासकर बच्चे की बात पर। मैं तुमसे सिर्फ अपना सुकून लेता हूँ क्या? तुम्हें पहले सुकून नहीं दिया क्या? अपनी हर आसान सांस से पहले मैंने तुम्हारा आराम चाहा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुमसे उकता जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा? ये मेरे और तुम्हारे मामले में सिर्फ एक जुमला नहीं रहा कभी सुहाना, ये वो सच है जो तुम देख और जी चुकी हो। तुमने मुझे भी हर्ट किया, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूँ। मैं दीवाना हूँ तुम्हारा, तुम्हारे आगे मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। तुम कैसे कह सकती हो तुम मेरे होंठों को नहीं छुओगी? मारना चाहती हो मुझे यार?
وہی رضیت کے مقام پر کھڑا تھا، اور ابھی سہانا کو سانس نہیں آ رہا تھا تو ابراہیم کی کوئی بات سمجھ کیسے آتی؟ تم نے اس لڑکی کے ساتھ اور کیا 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 مجھے بتاؤ۔ اس کی بات انسنی کیے پھر سے آزردگی سے بولی، اور ابراہیم نے کٹھن سی سانس بھرتے خاموش نظروں سے سہانا کو دیکھا۔ تم نے اس کو کسی اور جگہ تو نہیں چھوا؟ کمر کا معاف کر دوں گی اپنی محبت کے لیے، بولو اگر تم نے جھوٹ بولا تو اللہ کرے میں ابھی مر جاؤں اسی لمحے۔ اس کی چپ پر اس کا گریبان پکڑتی ہر حد پار کر چکی تھی، اور ابراہیم نے اتنا سب سہ لیا تو اب سچ بتانے کی ہمت بھی کرنی پڑی۔ تم بلے بھائی سے پوچھ لینا، یہ بس ایک مشن تھا، میں نے بس وہ چپ انسرٹ کرنے کے لیے اس کو اپنے قریب کیا۔ سہانا میں تم سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی مزید کوئی بات نہ سن سکی، ابراہیم کو کراہت سے تکنے لگی اور اس سے دور ہوئی۔ تم نے کر دی ہے اور اپنی گندی حرکت کا اعتراف بھی کیا، بھلے کام کے لیے کیا ہو۔ تم نے اسے ایسے چھوا تو چھوا کیسے؟ بے وفائی صرف دل کی نہیں ہوتی، جسم کے ہر حصے کی ہوتی ہے جب وہ کسی غیر کی طرف بڑھ جائے۔ آئی ہیٹ یو، معاف نہیں کروں گی۔ وہ اسے دھکا دیتی وہاں سے ہٹ کر میٹرس پر جا بیٹھی اور رونے لگی، اور ابراہیم کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ تبھی وہ بنا کچھ کہے واش روم میں جا بند ہوا۔ سہانا رونے اور پڑھاس نکالنے کے بعد روم سے نکل کر ٹیرس پر جا کھڑی ہوئی۔ بارش کی تیزی بڑھنے لگی۔ وہ شاور لیے چینج کرتا واپس روم میں آیا تو سہانا کو روم میں نہ پائے بلیزر پہنے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، وہاں سہانا کو نہ پائے قدم ٹیرس کی طرف بڑھائے۔ یہ کیسی سزا ملی مجھے؟ محبوب نے بے وفائی کی، دھوکہ دیا، اوپر سے اعتراف جرم کر کے میرے دل کو آگ لگا دی۔ میں کیسے برداشت کروں یہ سانحہ؟ وہ بارش میں بھیگنے لگی تھی، اس بارش میں جو ہڈیوں میں سرد اثر اتار سکتی تھی، بہمار کر سکتی تھی۔ سہانا کی سانسیں تھمی تھیں۔ وہ ٹیرس میں آیا تو دل سینے میں کٹ سا گیا۔ کیا کر رہی ہے یہ پاگل؟ وہ پیچھے ہی بھاگا، باہر آیا تو سہانا کو ہاتھ پھیلا کر چہرہ آسمان کی جانب کر کے بھیگتا دیکھے ہفکی سے بڑبڑاتے رکا، سہانا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا کر رہی ہو؟ بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ کب سے پکارتا بارش کے حصار میں چلا آیا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ہاں جل رہا ہے سب، بجھا رہی ہوں نادیدہ ہر آگ، وہ کرب سے بولی، پر وہ اس وقت اس کو انسنا کیے اپنا بلیزر اتارتا ہوا سہانا کے عقب میں آ کر رکا تھا، بلیزر کا سایہ خود پر اور سہانا پر کیا۔ پلیز ایسی سزا مت دو خود کو، تم جانتی ہو میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ ہاں غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ اس کے سر پر سایہ سا کرے کان میں آزردگی سے بولا، میں اور تم اجنبی ہیں اب۔ کان میں گلتی غمگین سرگوشی اور سر پر برستی بوندوں کے رک جانے پر وہ پلٹی اور پلٹتے ہی سفاکیت سے غرائی، میرے جسم کے خلیے میں تمہاری خوشبو راج کرتی ہے، میں اور تم اجنبی مر کر بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ اس کے گھرانے کے جواب میں اعتراف جنوں کرے سارے دیے کرب کا مداوع کر گیا۔ ایسا اس سے لگا پر ایسا ممکن نہیں رہا تھا۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، میری نظروں سے کچھ دن دور رہو، میں تمہیں دیکھ کر ابھی صرف جلوں گی، پلیز مجھ پر رحم کھاؤ۔ وہ ساتھ ہی منت کرے سسک اٹھی۔ ابراہیم نے بلیزر اس کے گرد پہنایا اور اسے اپنے سینے میں چھپاتے بھینچ لیا جو اس کے دل سے لگی ہچکیاں بڑھنے لگی تھی۔ جس نے ان تصویروں کے ساتھ چھیڑ کی، میں اسے ڈھونڈے بنا تمہارے سامنے آؤں گا بھی نہیں۔ آج ہمارا کچھ کام ہے، اس کے بعد ہوٹل چلا جاؤں گا۔ تم مجھ پر یقین کرو نہ کرو، میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی سہانا، میں بھی ان تصویروں سے ایسا ہی ڈسٹرب ہوں، لیکن میں نے تمہیں جو بتایا وہ سچ ہے، میں یا میرے جسم کا کوئی حصہ تمہارے سوا کسی سمت راغب نہیں ہو سکتا۔ تم کہو تو اپنی فنگر کٹوا دوں، ہاں بلکہ ہاتھ کاٹ دو میرا جس سے میں نے کسی اور کو چھوا، پر خدا کے لیے مجھے جیتے جی مت مارو۔ وہ کرب سے بولا، آواز کچھ تکلیف سے بھاری تھی، کچھ موسم کی شدت جسم پر اثر انداز تھی۔ بہت تکلیف دی تم نے مجھے، میں نہ جانے یہ بھول بھی پاؤں گی یا نہیں۔ ہٹو، ہاسپٹل جانا ہے مجھے، چلے جانا، ہوٹل میں تم سے ناراض ہوں۔ وہ اسے اس بار دھکیل نہ سکی، ابراہیم نے خود ہی سے آزاد کر دیا، پر دونوں کی آنکھیں جل رہی تھیں جیسے ان میں ریت جونک دی گئی ہو۔ تم ہی ہوٹل منانے آؤ گی، مجھے یاد رکھنا، میرے بغیر ایک رات بھی گزار لو تو مان لوں گا تمہیں۔ اس کو روم میں انٹر ہوتا دیکھا قب سے زخمی لہجے میں بولا تو وہ آنکھیں پونچھتی رک کر پلٹی، ایسے چیلنج نہ کرو مجھ سرپھری کو، تمہارے بنا پوری زندگی کاٹنے کی ضد لگا بیٹھوں گی۔ میں کیوں منانے آؤں گی؟ میں ناراض ہوں، بلکہ تم نے مجھے اپنے کرتوت بتا کر توڑ دیا ہے۔ اپنے ہاتھ اور اپنے یہ ہونٹ دونوں دور رکھنا کچھ عرصہ مجھ سے۔ وہ اسے وارننگ دیتی پیر پٹک کر چلی گئی تو ابراہیم نے بھیگتے ہوئے سر آسمان کی طرف اٹھایا تھا، اور 10 منٹ گزرے کہ پین کی پاکٹ میں دبے فون کی رنگ پر اسے کمرے میں آنا پڑا، لیکن سہانا جا چکی تھی۔ نکل آؤ بیوی کے پہلو سے ابراہیم افندی، ہمیں پہنچنا ہے۔ حاتم نے اسے ڈریسنگ روم سے نکلتے کال کی اور ایک نظر گلاس ونڈو سے موسم کے بگڑے تیور بھی دیکھے۔
اور اپنے بستر میں دب کے حسینہ کو بھی، جس کے سارے درد حاتم نے اپنے طریقے سے بھگا کر واپس آسودہ نیند میں اتار دیا تھا۔ بھائی، میرا اور سہانا کا رشتہ، ابراہیم کی بھاری آواز حاتم کو پریشان کر گئی۔ کیا ہوا؟ حاتم نے ایک نظر مائمہ پر ڈالتے روم کی لائٹ آف کی اور اپنے اسٹے ہاؤس سے نکلتا پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف لپکا تو اس بیچ ابراہیم بھی شرٹ بدل کر ریڈی ہوتے پورچ آ چکا تھا اور کال پر ساری بات بھی بتائی۔ بارش کچھ دیر تھم گئی تھی کہ مشن پورا ہو تو مل کر اس منحوس کو ڈھونڈتے ہیں جس نے یہ سب کیا۔ آپ ہی کو میں سمجھاؤں گا، ڈونٹ وری۔ حاتم اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا، تبھی ابراہیم اس کے گلے لگ گیا۔ ابراہیم کا دل بہت سست تھا، یہ محسوس کرے حاتم کا دل گھبرایا، اوپر سے وہ کمینہ یوں تھا جیسے رو رہا ہو۔ ابراہیم افندی، اگر تم روئے تو میں تمہاری جان نکال دوں گا، کہا ہے نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سچ تھا کہ حاتم ایک بار پھر اس آدمی کے دل کو کمزور دیکھنے سے خوفزدہ تھا۔ تبھی وہ خوف اسے جھاڑتے ہوئے آواز میں اتر آیا، ابراہیم۔ حاتم اس کے نہ سمجھنے پر حفظ سے ڈانٹا، اسے پکڑے اپنے سامنے لایا تو سچ میں ابراہیم کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ بھائی، وہ دور ہو گئی ہے مجھ سے، میں ٹھیک نہیں ہوں، دل چاہ رہا ہے اپنی جان لے لوں، میں اسے تکلیف دے بیٹھا ہوں، وہ حق پر ہے، اس نے مجھ سے یہ اذیت امید نہیں کی تھی، اسے کچھ ہو گیا تو وہ بہت ہرٹ ہو کر گئی ہے۔ ابراہیم کی سوگواری پر حاتم سانس بھر کر رہ گیا۔ تبھی حاتم کی نظر گھر سے باہر آتی روشانے پر گئی، جو حارب کو کمبل میں لپیٹے باہر کا موسم دکھانے لائی تھی، کیونکہ جناب اندر رہ کر بور ہوئے جب سے جاگے رو رہے تھے۔ روشانے دونوں کو دیکھ چکی تھی، تبھی اس طرف چلی آئی۔ سنبھالو خود کو، میں واپسی پر سب ٹھیک کرتا ہوں، بیٹھو گاڑی میں۔ ابراہیم نے جبرن ہی صحیح سر ہلایا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو حاتم نے مسکرا کر روشانے سے حارب کو لیا، جو دیکھ ابراہیم کے سوگوار چہرے کو رہی تھی۔ میرا گولو مولو صبح صبح جاگ گیا، میرا بچہ۔ حاتم نے حارب کی گالوں کو چومتے سینے سے لگایا تو روشانے مسکرائی۔ یہ تمہاری گرل فرینڈ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ابراہیم کو؟ روشانے کے سوال پر حاتم اس کی جائزہ لیتی نظروں پر فدا ہوا۔ لمبی کہانی ہے پارٹنر، واپس آ کر سناؤں گا، اور تمہاری مدد بھی چاہیے، لگو ذرا کام پر، بہت رہلی فارغ۔ حاتم اس کی مسکراہٹ گہری کر گیا، پھر جیسے حارب سے لاڈ کر رہا تھا، وہ بھی تو بہت حسین تھا۔ ویٹنگ، مجھے لگتا ہے تم حارب کی دوسری ماں ہو۔ حاتم کے حارب کو ملتے لاڈ تکتی وہ کہے بنا نہ رہ سکی، جبکہ حاتم مقدام کو حارب کی دوسری ماں بننا دل و جان سے قبول تھا۔ ہاں، بس اسے پیدا نہیں کیا اس دوسری ماں نے، باقی ساری فیلنگ سیم ہے نا حارب؟ حارب صاحب کو الگ ہی نشے چڑھے تھے جب چاچو لاڈ نیچھاور کر رہے تھے۔ وہ منہ کھولتے حاتم کی گال چبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہارے اور مائمہ کے بیبی کے آنے کے بعد یہ مس کرے گا نا تم دو کو؟ خبردار، اگر میرے حارب کو دیے پیار میں کمی کی تم میاں بیوی نے، یہ تو بعد میں ہوگا، اس کی پہلے ماما جیلس ہوگی۔ روشانے سیدھی سیدھی اپنے بچے کے حق میں میدان میں اتری۔ حاتم کی سنہری آنکھیں انسیت و عقیدت سے بھر جاتی جب بھی وہ روشانے کی طرف دیکھتا، ایک تعظیم کا جذبہ حاوی ہو جاتا۔ ایسی نوبت نہیں آئے گی، میرا بیٹا حارب ہی رہے گا، اور کیا پتہ یہی میرا فیوچر داماد ہو مسز پارس۔ حاتم کی بات سنے روشانے خفیف سا ہنسی۔ ہوا، تم لوگوں نے جنجر معلوم کر لی؟ وہ بچوں کی طرح ایکسائٹڈ ہوئی تو حاتم مسکرایا۔ کرنی تو نہیں تھی، پر صبح مائمہ کی طبیعت کچھ بگڑی تو ہاسپٹل جانا پڑا، اور اسی بیچ معلوم ہوا کہ وہ بیٹی کو جنم دینے والی ہے۔ حاتم نے حارب کو ہنوز خود سے لپٹا رکھتے بتایا تو روشانے پریشان ہوئی۔ سب حیریت تھی نا، ابھی ٹھیک ہے وہ؟ روشانے کا دھیان مائمہ سے لپٹا۔ ہاں، نیچرل ہے سب، تم پھر بھی میری ننھی جان کو دیکھ لینا، آج شام تک بزی ہوں، رات میں بتاتا ہوں تمہیں اپنے کچھ پنگے جن کا تم نے ہی سلوشن نکالنا ہے۔ جب تک بھائی نہیں آتے تمہیں فارغ نہیں رہنے دینا بچوں۔ حارب کو ڈھیر سا پیار دیے حاتم نے اسے واپس روشانے کے سپرد کیا تو وہ سر خم کیے مسکرائی کہ سب کے لیے بالکل ریڈی تھی۔ تمہارا اللہ بھلا کرے مجھے مصروفیت دینے کے خیال پر، چلو جاؤ اپنے دھندے نمٹاؤ، میں اور میرا حارب تمہاری ننھی جان کی نیند حرام کرنے اور سر کھانے جا رہے ہیں، سی یو۔ روشانے نے اسے رخصت کیا اور خود مسکراتی مائمہ کی حیریت دریافت کرنے پڑی، جبکہ حاتم نے فرنٹ سیٹ سنبھالی تو اب تک غمزدہ لگتے ابراہیم کے شانے کو برادرانہ تسلی دیتے تھپکا، بی بریو ابراہیم افندی، ابھی صرف مشن اہم رکھو۔ ابراہیم نے چاروں ناچار سر ہلایا، کیونکہ وہ ابھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ تو طے تھا۔ کیا مطلب نجف؟ وہ مجھے بتائے بنا رشیا کیسے جا سکتا ہے، اور وہ بھی رات ہی؟ تم لوگوں کو میں جان سے مار دوں گا، آخر مجھے کیوں انفارم نہیں کیا؟ ہاں؟ سیٹنگ لاؤنج میں کھڑا بیل اس وقت فون پر موجود کرا رہا تھا کہ بریک فاسٹ ٹیبل پر بیٹھی آسیہ اور موہنی تک پریشان ہو گئی۔
ये आप उन्हीं से पूछें आबिल सर, हमारी वो सिर्फ सुनते हैं, मानते और करते अपनी है। जेनिक रोनाल्ड ने सदारती डिनर पर मधु किया है उन्हें मॉस्को। मैंने कहा था आपसे मत छुपाएं, पर उनको आपकी फिक्र थी। एफपी डिपार्टमेंट के कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद नजफ ने वही बताया जो सच था। आबिल ने गुस्से से कनपट्टी की उभरती रगें दबाई। भाड़ में गई मेरी फिक्र, अर्जेंट मॉस्को की प्राइवेट फ्लाइट चाहिए मुझे, और वो ये मेरा ऑर्डर है नजफ। आबिल ने गुस्से से कहे कॉल ही डिस्कनेक्ट कर दी। और तभी आसिया ने मोहनी को इशारा करे आबिल के पीछे ही रूम में भेजा। वो सर हिलाती पीछे ही गई तो आबिल रूम में मौजूद अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल्स को लैपटॉप बैग में डाल रहा था। असलान अभी तक जागा नहीं था। आबिल क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मोहनी उसके कब में रुकी उदासी से बोली। इस हबीस आदमी को कितनी बार कहा है खुद को मेरे बिना कहीं मत फंसाया करे। असलान और अपना ख्याल रखना, मुझे मॉस्को निकलना है, मैं 2 दिन तक वापस आ जाऊंगा। अभी आबेल की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि वो उसके गले लग गई। अंदाज और शिद्दत में खौफ पिन्हा था। मैं नहीं जाने दूंगी। मोहनी की गिरफ्त सख्त हुई तो आबेल का ताप कुछ सर्द पड़ा। बाजुओं में मोहनी को भरा। मोहनी जिद नहीं चाहता तुम्हारी, अभी बहुत अपसेट हूँ। तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि पारस मेरे लिए तुम्हारे जितना ही है। मैं मेरी जान, मैं उसको कभी कहीं भी अकेला छोड़ दूँ तो तुफ है मेरी जिंदगी पर। वो इस वक्त मौत के मुंह में जा चुका है, समझो इस बात को, मुझे जाना है। मोहनी ने गिरफ्त मजीद मजबूत की तो अबेल उसकी शिद्दत पर परेशान हुआ, मगर वो खुद ही रूबरू हो गई। चाहे मगर मैं इनसे ज्यादा अहम होना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरे लिए भी अब बाबा जितने प्यारे हैं। उनको मौत के मुंह से निकालते वक्त ये याद रखिएगा कि मैं, ममा और इस्लान आपकी राह देख रहे हैं, और हम तीनों की जिंदगी आपकी जिंदगी से मंसूब है। शायद इस वक्त आबेल को मोहनी के स्पोर्टिव रवैये की जरूरत थी। वो ममनून नजर आया। मुझे ये याद है मोहनी, मैं अपना ख्याल रखूंगा। मेरे कपड़े निकाल दो मेरी जान, जल्दी निकलना है। 9 घंटे की फ्लाइट है, दुआ करो ये 9 घंटे वो महफूज रहे। आबेल ने उसका माथा चूमा और खुद शावर लेने गया, जबकि मोहनी उसके जाने पर उदास सी कबर्ड की तरफ गई और आबेल की प्रेस शर्ट और पैंट निकाली, साथ मैचिंग जैकेट, जबकि मोजे और इनर भी उसी ने चुनी, और बेल्ट, शूज, ग्लासेस और वॉलेट भी तब तक सामने रखा जब तक वो फ्रेश हुआ। और मोहनी ने कपड़े आबेल को खुद जाकर वॉशरूम में दिए तो आबेल ने उसका हाथ पकड़ा जो उदास थी। उदास नहीं हो मोहनी। वो अफसुर्दा हुआ। कपड़े पहनकर बाहर आए और उदासी दूर करें मेरी। हाथ छुड़वाए वो आवाज पर पलट आई। असलान उठ गया था तभी मोहनी ने इसे फीड करवाने के बाद गोद में उठा रखा था ताकि वो दूध हजम कर ले, और उसकी कमर से हिला रही थी। मेरा बच्चा उठ गया, मेरा फोन चार्जर भी दो मोहनी, से लाओ इधर। आबिल ने असलान को मोहनी से लेकर उठाया तो वो आबिल की गाल से गाल जोड़ने पर किसमिसाया। शायद इसे दाढ़ी चुभी थी। मोहनी ने चार्जर भी ढूंढा और करीब आ रुकी। तभी अबील की निसार नजरों में हनूज पारस की फिक्र पाए मोहनी भी उदास सा मुस्कुरा दी। जी जनाब, कैसी लगी आपको एपिसोड? यकीनन ठीक लगी होगी। पीछे अगर आपको कोई शोर सुनाई दे उसके लिए बहुत माजरत। घर में गेस्ट आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा बारिश वाला मौसम है, बादल गरज रहे हैं, तो आई एम सॉरी, लेट भी हो गई हूँ काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा काम थे, तो आई एम सॉरी। कोशिश करूँगी रूटीन इसको सेट करूँ, 4 बजे तक एपिसोड दे दिया करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। 92 गैप्स नहीं आएंगे, बस आप लोग रिस्पॉन्स ठीक रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।